वो साल था 2016। बिहार की राजनीति में एक अजीब सी हलचल थी। ये वही हलचल था जब नीतीश कुमार और लालू यादव के पार्टी ने साथ मिलकर बिहार में बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाई थी और इसका फायदा लालू यादव के पार्टी से जुड़े लोगों को होता हुआ साफ दिख रहा था। इसी साल गठजोड़ वाली सरकार बनने के बाद के ही कुछ ही दिनों की बात है, एक दिन भागलपुर जेल को लगभग 200 गाड़ियों ने घेर लिया। इन 200 गाड़ियों में से एक क्रीम कलर की पजेरो स्पोर्ट्स कार जेल के गेट के पास लगी। पजेरो गाड़ी लगते ही कुछ ही मिनटों के बाद जेल का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से सिवान के सुल्तान अपना हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। शहाबुद्दीन को देखते ही वहां मौजूद 200 गाड़ियों की गड़गड़ाहट तेज हो जाती है। गेट के सामने कोलकाता से आई नई कार खड़ी थी और उसके अंदर शहाबुद्दीन का सबसे पुराना भरोसेमंद ड्राइवर था। शहाबुद्दीन गाड़ी के अंदर बैठे और उनके आगे पीछे 200 गाड़ियों का काफिला चलने लगा। लगभग 11 साल के कैद के बाद उनकी जिंदगी ने एक बार फिर से पलटी मारी थी, क्योंकि कुछ समय पहले की ही तो बात थी जब शहाबुद्दीन, जिसने लगभग 2 दशक तक बिहार में लालू यादव से अलग अपनी एक पैरेलल सरकार चलाई थी। विधायक से सांसद बने शहाबुद्दीन का रौला ऐसा था कि लोग अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास नहीं बल्कि साहब के व्हाइट हाउस में जाते थे। लेकिन वही शहाबुद्दीन कुछ समय पहले तक इसी भागलपुर जेल के अंदर एक आम कैदी के तरह थे। यहाँ तक कि उनकी बाहुबली वाली जो धौंस थी वो भी वहाँ नहीं चल रही थी। बिहार के इसी भागलपुर जेल में एक वक्त ऐसा भी आया जब वहां के जेल प्रशासन ने शहाबुद्दीन के साथ भी वही सलूक किया जैसा वह किसी आम कैदी के साथ करते थे। बदलते सरकार की राज में जेल के अधिकारी साहब और शहाबुद्दीन का फर्क भूल चुके थे। आखिरकार फिर गुस्से में एक दिन पूर्व सांसद जेल प्रशासन से बोले कि सरकार का हुक्म बजाइए, मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मेरी मजबूरी भी आपको समझनी होगी। जी हां, शहाबुद्दीन ने खुद जेल प्रशासन से यह कहा था। दरअसल तब शहाबुद्दीन कमर दर्द से पीड़ित थे। एम्स में पहले भी उनका इलाज चल चुका था, लेकिन जमीन पर सोने की मनाही थी। लेकिन जेल के अंदर कैदियों को कहां कोई सुविधा मिलती थी। हाँ, शहाबुद्दीन बाहुबली थे, बड़े नेता थे, लेकिन सरकार उनकी नहीं थी। ऐसे में जेल के अंदर सुविधा कहां मिलती, इसलिए उनका गुस्सा फूट गया, पर असर उसका भी नहीं हुआ। फिर जब साहब ने अन्न जल त्याग दिया तब जाकर एक चौकी की व्यवस्था की गई जेल के अंदर उनके लिए। अब साहब को बुरा तो लगना ही था, क्योंकि ये वही शहाबुद्दीन थे जिन्होंने जेल में रहते हुए अस्पताल को अपने पार्टी दफ्तर में बदल दिया और वहां से ही चुनाव लड़े। यहां तक कि एक समय ऐसा था कि वो केवल सूखे मेवे ही खाते थे और खजूर। अब ये सब तो जेल में मिलता नहीं था, लेकिन साहब तो साहब थे, उनके लिए सब मुहैया कराया जाता था। इनके खाने के लिए खजूर भी जेल में काबा से आता था। लेकिन बिहार में सियासत की बदलती पटरी से जंगल राज का डिब्बा ऐसे खिसका कि शहाबुद्दीन के बुरे दिन शुरू हो गए। खैर, वापस आते हैं अब उस दिन पर जब सरकार बदलने के बाद साहब 200 गाड़ियों के काफिले के साथ घर की तरफ जा रहे थे। अब देखिए, राजनीति का खेल ऐसा ही होता है। कल तक तो शहाबुद्दीन जेल के अंदर नॉर्मल कैदी थे, आज सरकार बदलते ही फिर से साहब हो गए। इस वक्त शहाबुद्दीन के चेहरे पर वही रौनक था जो बतौर साहब सिवान में होता था। उनकी गाड़ी अभी भागलपुर से निकली ही थी, लेकिन पहुंचना सिवान था। सिवान के उसी जगह पर जहां साहब का व्हाइट हाउस था, जहां से वो अपनी अदालत चलाते थे। लेकिन इससे पहले कि कहानी में कहीं आगे बढ़ूं, आपके लिए एक काम की खबर है। अगर आप भी फेसबुक, इंस्टाग्राम क्रिएटर या यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपके लिए सही ट्रेनिंग हो या फिर इक्विपमेंट, आपको जो भी चाहिए उन सभी चीज में हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमें व्हाट्सअप करना है। नंबर है 8076756436। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और क्रिएटर बनने के सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी अब हम लौटते हैं उसी कहानी पर। देखिए, अब भागलपुर से सिवान तकरीबन जो है ना 372 किलोमीटर है, यानी कि 8 से ज़्यादा 10 घंटे का सफर। लेकिन शहाबुद्दीन उस दिन अपने घर करीब 14 घंटे में पहुंचे थे, क्योंकि उनके चाहने वालों को खबर लग गई थी कि साहब लौट रहे हैं।
और उनकी एक झलक पाने को सिवान की सड़कों पर भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा था। ये सब कुछ मीडिया के कैमरे में कैद हो रहा था। देश भर में शहाबुद्दीन की तमाम कहानियां फिर से सुनाई जाने लगी थी। जंगल राज के जिस सबसे बड़े चेहरे को सुशासन राज ने सलाखों के पीछे किया था, वो उनके ही गठजोड़ से एक बार फिर से आजाद हो गया। न जाने ऐसी ही कितनी हेडलाइन टीवी पर चल रही थी। ये वक्त मुझे भी याद है। इस वक्त शायद मैं 9वीं क्लास में रहा हूँगा। तब शहाबुद्दीन के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मुझे याद है कि उस दिन कई लोगों के मुंह से मैंने सुना था कि शहाबुद्दीन का जेल से यूं छूटना तो चंदा बाबू के लिए नाइंसाफ़ी है। हालांकि उन बातों का मतलब मुझे अब समझ आता है। खैर, शहाबुद्दीन आज़ाद हुए तो नोएडा के न्यूज़ स्टूडियो की गाड़ियों ने भी शहाबुद्दीन के काफिले को और भी बड़ा किया। उनके कैमरे हर तरफ फैले हुए थे, जिसमें उस दिन शहाबुद्दीन की कई इंटरव्यू रिकॉर्ड हुए, जिसमें उन्होंने अपने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा इसीलिए तो मैं बाहर हूं क्योंकि सारे आरोप तो झूठे थे। लेकिन अपने इन्हीं इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा जिसने उनकी ज़िंदगी की लाइफलाइन छोटी कर दी और उन्हें आज़ादी से तिहार का रास्ता दिखा दिया। एक पत्रकार ने जब उनसे उनके बाहुबल वाले छवि के बारे में पूछा कि लोग आपको बाहुबली कहते, खूंखार कहते हैं, अपराधी कहते हैं, तो शहाबुद्दीन ने कहा कि अगर मेरे अपने लोग जो हैं उनको मेरा ये रूप पसंद है, जो कि मैं हूं नहीं, सिर्फ बातें हैं, मीडिया की बनाई हुई कहानी है, पर अगर उन्हें पसंद है तो उनके लिए मैं वो हूं। अगर हमारे लोग अगर हमको इस रूप में पसंद करते हैं, जिस रूप में आप कह रहे हैं, वैसे है नहीं कहीं कुछ, ये क्रिएटेड बाय मीडिया है, क्रिएशन बाय मीडिया, तो अगर इसी रूप में पसंद करते हैं आई एम हैप्पी। मुझे खुशी है कि मैं इसी रूप में रहूं। हालांकि राजनीति से अलग ये तो मोहम्मद शहाबुद्दीन की दूसरी पहचान है, जिससे सब वाकिफ है। इसलिए दिक्कत उनके इस बयान से नहीं हुई। उनकी असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उन्होंने इसी इंटरव्यू में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत कुछ कह दिया। पत्रकार के एक सवाल पर उन्होंने कहा, नीतीश कुमार तो परिस्थितियों के सीएम हैं, वो लालू यादव की तरह कोई मास लीडर नहीं है, उनका अपना कोई अपार जन समर्थन नहीं है, वो अपने दम पर 20 सीट भी नहीं जीतते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए वो परिस्थितियों के सीएम हैं। यहां तक कि शहाबुद्दीन ने ऑन कैमरा ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेता नहीं हैं, उनके नेता हमेशा लालू यादव ही रहेंगे। नहीं, हमारे में नेता तो सभी विदित है, सर्वविदित है कि लालू यादव हैं। लगभग 1 दशक तक जेल का चक्कर लगाने के बाद वो बाहर आए थे 2016 में, लेकिन तलखियां सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री से शुरू हो गई। फिर क्या, कोई चाहे कितना भी बड़ा बाहुबली क्यों ना हो, सत्ता के पावर के आगे छोटा ही रहता है। आगे राजनीति की यही बात सही हुई। नीतीश कुमार से ये नोक-झोंक इतना भारी पड़ा कि एक बार फिर से शहाबुद्दीन साहब के गले से साहब का तमगा छिन गया और वो फिर से जेल के कैदी बन गए। और ये मैं नहीं कह रहा, बीबीसी का एक रिपोर्ट कहता है। शहाबुद्दीन के इस बयान के थोड़े ही दिनों बाद ही 15 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी और इस बार उन्हें सिवान या बिहार के किसी जेल में नहीं, बल्कि सीधे देश के राजधानी दिल्ली के हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वही जेल जहां नेशनल से लेकर इंटरनेशनल अपराधी बंद रहे आज भी है। शहाबुद्दीन का तिहाड़ जेल में बंद होना उनके ढहते साम्राज्य की कहानी की शुरुआत थी, जिसका द एंड साल 2021 में कोरोना काल में हुआ शहाबुद्दीन के मौत के साथ। अब बस शहाबुद्दीन की कहानियां बची है, ज़्यादातर उनके खौफ और आतंक की। कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं कि उन्हें नाम लेकर मत बुलाओ, साहेब कहो। हालांकि मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कहता, उनके जुल्म और सितम की कहानियां तो हर जगह फैली हुई है, जो मैं पढ़ता हूं और उसके बारे में बताता हूं। लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों के बीच एक ऐसा कमेंट आया जिसने मेरा ध्यान शहाबुद्दीन के उस चेहरे के ओर खींचा जिसकी बहुत कम चर्चा होती है। एक कमेंट आया कि शहाबुद्दीन क्रिमिनल नहीं, समाज सुधारक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे पता नहीं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी पोस्ट किया इस बात पे ताकि लोग अपनी अपनी राय दें। वहाँ पर लोगों ने कुछ कमेंट भी किया, आप जाकर देखिएगा। पर मैं जानना चाहता हूँ कि इस बात के पीछे कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैंने शहाबुद्दीन के बारे में सिर्फ उनके जुल्म और सितम की कहानी सुनी है कि बिहार के वो सबसे बड़े बाहुबली है, बिहार के सबसे बड़े डॉन हैं। दाऊद के बाद कोई खूंखार था तो शहाबुद्दीन।
हालांकि इस बात के बारे में तो सबसे ज़्यादा अच्छा सिवान के लोग ही बताएंगे, तो वो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी शहाबुद्दीन अपराधी से अलग कैसे इंसान थे, वो कहानी मैं जल्द से जल्द लाऊंगा, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप मुझे क्या बताते हैं, कैसे थे शहाबुद्दीन। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़र में वो अपराधी थे या समाज सुधारक या कुछ और। बाकी उस कहानी के साथ मैं लौटूंगा, और तब तक आप आज की कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो करना ही है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी कहानी लेकर मैं आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आप कैसी कहानी देखना चाहते हैं और भी, वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसी कैसी कहानी लेकर आपके लिए आऊँ। बाकी मैं पंचम प्रकाश तो यूं ही मिलता रहूँगा अपनी क्राइम की कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।